हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम मैथ पेडागोजी देखेंगे जो कि हमारा दिसंबर 2018 में आ चुका है। इससे पहले आपकी सारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई हैं मैथ की 2014 से लेकर अब तक की। कंटेंट की प्लेलिस्ट अलग है और पेडागोजी की प्लेलिस्ट अलग है, तो आप प्लीज़ दोनों को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। अशिक्षित मतलब कि जो इलिटरेट पर्सन है, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भी तो गणित का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि कोई सामान खरीदने गए, कुछ बेचा, उन्होंने कुछ खरीदा, तो वहाँ पर ठीक है। तो इसका आप देखो यहाँ पर सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो जो अशिक्षित दुकानदार यूज करते हैं मैथ, तो वो सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी नहीं होता है। गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा? गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में क्लास में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो टीचर्स होते हैं वो क्लासरूम में क्या करें, बच्चों के साथ इसको डिस्कस करें कि किस तरीके से डेली लाइफ में मैथ को यूज किया जाता है, कैसे कहीं पर जाओ तो यूज करो। तो ये सब चीज़ें बच्चों के साथ इसको करना चाहिए डिस्कस। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक शिक्षक को गणित क्लास में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। विषम समूह का मतलब है कि कुछ बच्चे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एबल हैं, कि कोई बच्चे कुछ दूसरे काम में बहुत एबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि जो डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको अगर आप एक ग्रुप में रखते हो, तो जो बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है बहुत ज़्यादा, तो दूसरा बच्चा भी उस चीज़ को थोड़ा सीख सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लो ये बच्चा किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, तो ये जो दूसरा पहला बच्चा है ये इसकी कॉपी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अगर हम एक डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले ग्रुप में बच्चों को बिठा देते हैं तो वो एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही क्लास में सभी बच्चों को एक साथ समूहित करके, तो ये करेक्ट नहीं होगा। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे को सीख सकें। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, ठीक है, यानी कि जो लर्निंग आउटकम है मैथमेटिक्स में वो क्यों डेवलप्ड किया गया है। ठीक है, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाले क्लासरूम दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 हो जाएगा, यानी कि टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटिशन्स एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों द्वारा हासिल किया जाने वाला उनका क्लासरूम दक्षता है या फिर कौशल है, स्किल है, ठीक है, तो इसको क्या करना है? परिभाषित करना है। तो इसलिए गणित में सीखने के प्रतिफल को लाया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्लास में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। ठीक है, किस बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य जो एक एक्टिविटी है क्लासरूम में, तो ये बताना है। पहला है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। ठीक है, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं? कविताओं के रूप में गिनती पढ़ रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। बच्चों द्वारा श्याम पट्ट से नकल करना। ठीक है, यानी कि कुछ टीचर ने बोर्ड पर लिखा और बच्चे क्या कर रहे हैं? उसे कॉपी कर रहे हैं। बच्चों का अन्वेषण में लगना, यानी कि चिल्ड्रन किस में इंगेज्ड हैं? एक्सप्लोरेशन में इंगेज्ड हैं। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। टीचर एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ टू डू सम्स कैसे करना है। तो ये आपके पास 4 पॉइंट है। ठीक है, और इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कार्य है, मतलब क्लास में हो रहा कौन सा एक कार्य, गतिविधि कार्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का अन्वेषण में लगना मीन्स चिल्ड्रन इंगेज्ड है एक्सप्लोरेशन में। इसका मतलब यह क्या है? क्लास में एक एक्टिविटी के तौर पर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को, काउंटिंग के कौशल को, स्किल को डेवलप्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि पहले से सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, इसकी बात कर रहा है। क्रमबद्धता तो आना चाहिए। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, एक संगतता। ठीक है, यानी कि सीरिएशन आना चाहिए, ये तो आवश्यक है। रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली, तो ये जरूरी नहीं है उतना।
क्रिएटिंग ग्रुप्स जरूरी है और 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस भी जरूरी है। ठीक है, तो क्या आवश्यक नहीं है ये बोला है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, यानी कि रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली। ठीक है, रैंडमली का मतलब होता है कि कहीं से भी याद चीज़ों को पढ़ लेना, जैसे 3 है तो फिर 8 पढ़ लिया, फिर 9 पढ़ लिया, तो रैंडमली जो पढ़ा जाता है नंबर नेम रिसाइट किया जाता है वो चीज़ आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे से आप प्रश्न पूछने की क्षेत्रफल क्या है, उसने बोला लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो, लंबाई गुणित चौड़ाई तो होता है, लेकिन ये किसका होता है, आयत का होता है। तो जरूरी नहीं कि आप सभी का क्षेत्रफल, कोई त्रिभुज दे दिया गया अब इसका क्षेत्रफल भी क्या लंबाई गुणित चौड़ाई होगा, तो नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे को ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट उसको रटा हुआ है, तो आपको क्या करना है, बच्चे की इस समझ में आप क्या कह सकते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ पता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पहला, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है, तो ये तो करेक्ट है कि बच्चा ऐसा कर रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। दूसरा है, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा नहीं सही कह रहा है, क्योंकि हो सकता है वो ट्रायंगल हो या कोई और फिगर बन सकता है, तो सबका क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई नहीं होता है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग कर लिया है। उसको क्या समझ आया कि एक रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है, एक आयत के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उसने क्षेत्रफल किसी भी फिगर को ये समझ लिया, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मीन्स किसकी बात कर रहा है कि मैथमेटिक्स लर्निंग के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट कही गई है। ऑप्शन है आपके पास, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, हर कोई गणित सीख सकता है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा कि हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए शिक्षक ने क्या किया, सबको एक एक शीट दे दी जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींच दिया और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कह दिया। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया है, किस विधि का प्रयोग किया है, आगमन, निगमन, व्याख्यान या प्रयोगशाला। ठीक है, तो इसमें टीचर ने क्या किया है, आगमन विधि का प्रयोग यानी कि इंडक्टिव मेथड का यूज किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, किसके बारे में बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट मैपिंग का, मैपिंग से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कौन सही या कौन सही नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर, या फिर मैपिंग से दे दिया जाएगा, कुछ स्केलिंग के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैप आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। ठीक है, तो देखो, जो कॉन्सेप्ट मैप आर हायरार्किकल इन नेचर, तो अब जब मानचित्र की बात हो रही है तो वो पदानुक्रमित है। ठीक है, बहुत आप देखते हो, ऐसा तो है नहीं कि कोई टीचर ने डिजाइन कर दिया वही एक मैप हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो ये इसमें बोला सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, सही है, हायरार्किकल इन नेचर है। मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में भी सहायक होते हैं और अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यही है जो कि नहीं सत्य है। ठीक है, तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे होते हैं वो क्लास में क्या सीख रहे हैं, तो किस चीज़ पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास, तो ये तो जरूरी है क्योंकि सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है, लैंग्वेज से ही सीखता है, तो इस पर तो ध्यान जाएगा ही जाएगा। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तो इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए
क्योंकि देखो सटीकता का मतलब होता है कि वो एकदम वेल डेवलप्ड है, ठीक है, वेल क्वालिफाइड हो गया, हर चीज़ का आंसर कर पा रहा है मैथ में वो, तो सटीकता वाली बात यहाँ कर दी उन्होंने, तो ये ऑप्शन ध्यान नहीं जाना चाहिए। तर्क कौशल यानी रीजनिंग स्किल, तर्क तो करेगा ही, और गणितीय अवधारणाओं को समझना, तो ये भी है। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसने बोला है कि इस पर ध्यान नहीं चाहिए, तो ध्यान नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक क्लास में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, किसकी बात कर रहा है। व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड इन डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन एलिमेंट्री क्लासेस, ठीक है, तो कौन सा सीक्वेंस या कौन सा सीरिएशन इसमें सही है, पहले क्या होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तो ये दोनों करेक्ट हैं, यानी कि ये दोनों जहाँ भी होंगे एक साथ होंगे। पहले फिगर बनाना, फिर क्या करना, फिगर को प्रतीक से यानी कि सिंबल से रिप्रेजेंट करके समझाना, तो जहाँ पर फर्स्ट होगा वहाँ उसके साथ सेकंड नंबर पर सेकंड भी होगा। आगे देख लेते हैं, अनुभव प्रदान करना और भाषा के माध्यम से समझाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, सबसे पहला इसमें क्या होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो पहले अनुभव होगा, किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस करवाएंगे, उसके बाद उनको उसके लैंग्वेज के थ्रू समझाएंगे, फिर उसको फिगर के थ्रू बताएंगे, और फिगर में फिर सिंबल का यूज करके बताएंगे। तो ये चारों ऑप्शंस आपका इस तरीके से सेट होगा, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई, 83 में से उसने 27 को माइनस किया, और यहाँ पर उसने क्या किया, 13 में से 7 माइनस करके, उसने क्या किया, कैरी ना ले जाकर उसने 7 से 3 माइनस करके 4 लिख दिया, 8 से 2 माइनस करके 6 ले लिया, कैरी वाला कॉन्सेप्ट उसे नहीं पता, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है, यानी कि बच्चे को क्या चीज़ें पता हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे को किसकी बारे में प्रॉब्लम है, यानी कि प्लेस वैल्यू से उसको ज़्यादा समझ नहीं है। तो ऑप्शन देखिए आप, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, तो नहीं, क्योंकि बच्चा तो माइनस कर ही रहा है, 8 में से 2 7 में से 3 है ना, ये तो माइनस कर ही रहा है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है, नहीं। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू का जो उसको कॉन्सेप्ट पता है वो सब्ट्रैक्शन को लेकर वो गलत पता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। लर्निंग और असेसमेंट को क्या करना है, एक ऑर्डर में लगाना है। पहला है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, ठीक है। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उनका संचार। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, योजना यानी कि प्लानिंग बनाना होता है, ठीक है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन सबसे नंबर 1 पे आएगा, तो सेकंड ऑप्शन सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर क्या है, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, यानी कि टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेट विद असेसमेंट, इसको क्या करना है, एक साथ करना, एकीकृत आकलन करना है। फिर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या है, प्रगति रिपोर्ट का विकास, यानी कि डेवलपिंग प्रोसेस रिपोर्ट कार्ड बनाना, थर्ड होगा। फिर है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार, ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक। तो जब आप रिपोर्ट बनाओगे उसके बाद ही तो फीडबैक जाएगा, तो थर्ड और फोर्थ तो एक साथ ही होंगे, ठीक है। पहले रिपोर्ट बनेगी फिर फीडबैक जाएगा, तो आप बताओगे उनका क्या प्रोग्रेस है। तो इस तरीके से सेकेंड फर्स्ट फिर थर्ड फोर्थ, सेकेंड फर्स्ट और थर्ड फोर्थ किस में है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। रोमन अंक सबको पता है, जैसे 5 को इस तरह से लिखा जाता है, 10 को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, 50 को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरीके से रोमन नंबर होते हैं। तो कह रहा है कि रोमन नंबर का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में क्यों नहीं किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, बहुत ही ईजी होता है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, नहीं।
बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं? नहीं, बच्चे सीख जाते हैं आसानी से भी इसे। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, क्योंकि जो रोमन नंबर होते हैं इसमें क्या होता है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी क्लास में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं को, भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या कर रहा है टीचर, अपनी क्लास के बच्चों को जो उनका इन्वायरमेंट है, आसपास पूरा इन्वायरमेंट है उनके, ठीक है, कह रहा है कि मौजूद उसमें जो वस्तुओं के भौतिक गुण को अपने शब्दों में समझाओ। ठीक है, तो क्या समझाना टीचर इस गतिविधि से क्या उद्देश्य चाहता है या क्या उसका उद्देश्य है? ऑप्शन है, बच्चे अपने भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वो डम्ब चार्ट्स खेलने का आनंद लेते हैं। तो ये गलत है, टीचर का ऐसा कोई मोटो नहीं है समझाने का। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट के किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफॉर्मली तरीके से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को जानते हैं, समझते हैं, और उसको आकारों के बारे में उनकी समझ को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप समझ पाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकार का परिचय कराती है? तो नहीं, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसके आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। तो नहीं, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चे अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुण का निरीक्षण करते हैं, यह अवसर उनको मिलता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो आकार के बारे में बहुत डीपली तरीके से समझ पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। टीचर का मोटो यही होता है। तो इस तरीके से हमने दिसंबर 2018 में जो भी क्वेश्चन आया था मैथ पेडागोजी से रिलेटेड, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आपका बचता है 2019 का जुलाई और दिसंबर का। बाकी आपके सारे कंटेंट अपलोड हो चुके हैं, तो आप वीडियोस को भी देख लीजिए कि किस तरीके से शॉर्ट वे में करना है उन्हें, और प्लस आप इन सोल्यूशंस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।